हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहेरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किरण पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान। देखिए, मेरे पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान ही क्यों, मैं लूसेंट भी ला सकती थी। इसमें क्या है ना, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी, चाहे पीसीएस हो, चाहे आप वनडे एग्जाम्स हो, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करके जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटे छोटे लेक्चर होंगे। देखते हैं, कल हमने स्टार्ट किया था भारत के इतिहास, जिसमें हमने पढ़ाया था आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल, जिसमें उत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा राज्य और मिसलेनियस, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, पढ़ के आप जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि कुछ भी हमारा छूटे ना। हम तो हमारे क्या होते हैं ना, अक्सर जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कठिन होते हैं, टफ जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे से सही हो जाते हैं। लेकिन जो इजी होते हैं या तो पीवाईक्यू में आए हुए होते हैं, वो हमारे रॉन्ग होते हैं। तो बस इसीलिए आप एग्जाम देने से पहले अगर ईयरफोन लगाकर भी आप ये सब देख लेंगे ना, ये सीरीज फॉलो कर लेंगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने के चांसेस है वो ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, जिसमें अभी हमने बताया था। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा है? तो किस वर्ग को रखा है? तो वो है ब्राह्मण है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, सोलंकी या चालुक्य बोलिए, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ। तो वो है कौन? पृथ्वीराज रासो से। यानी कि ये किस ग्रंथ? तो पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ से उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है जो मलेच्छों के जो अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया? अत्याचार के विनाश करने हेतु आबू पर्वत पर, आबू पर्वत कहाँ? हमारे राजस्थान में है, एक यज्ञ किया है। और यज्ञ के अग्निकुंड से ही 4 राजपूत कुल ही निकले। कौन कौन से निकले हैं? परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ, ठीक है। अब आइए देखिए, ढिल्लिका, ढिल्लिका बोलिए दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। राणा कुंभा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस की बात कर रही हूँ, ठीक है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रदाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस बार अभी पेट में क्वेश्चन आया हुआ था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, तो कौन था? यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, भीमदेव फर्स्ट। मैं आपको एक बार और रिपीट करवा दे रही हूँ, क्या है? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जो गुजरात का जो शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। हाँ, आपसे ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया है? तो कब किया है? तो 1025 ईस्वी पे आक्रमण किए थे, ठीक है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो किस नाटक के कुछ? हरि केली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ये उनके पति के नाम क्या है? राणा रतन सिंह। पद्मावती मूवी आई थी, तो उसमें आप लोग सभी जानते हैं कि जो रानी पद्मिनी थी वो किनकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की थी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? धर्मपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन? इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके गोपाल हैं। एक मिनट, ठीक है। तो पाल वंश की राजधानी राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, मुंगेर या मुद्दगिरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग या दंती वर्मन है। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वो कौन सी मंदिर है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो है लक्ष्मण सेन को है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जयदेव है। तो जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो है
लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने ही कराया था। धर्मपाल ने 2 काम किया था, एक तो विक्रमशिला की स्थापना कराई थी और एक ये सोमपुर महाविहार का भी निर्माण कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर। आप इतना ध्यान रखिए, जो हमारे नॉर्थ के जो मंदिर होते हैं उनको नागर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सभी जानते हैं उड़ीसा है, उड़ीसा में है। अजय पाल संस्थापक थे किसके? अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो वो कौन है? मोहम्मद गोरी को परास्त किसने किया था? भीम सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया है? तो वह है धंग देव है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया है? तो कौन सा है वो? त्रैकुटक संवत है। चंदावर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1194 ईस्वी के मध्य हुआ था। किनके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? तो विजय कौन हुए थे? जी, मोहम्मद गोरी। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो जयचंद के राज कवि थे। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापस्वामिन कहा है? तो वो किसको कहा है? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया। सेन वंश का संस्थापक कौन? याद रखिएगा, कौन है? सामंत सेन। देखिए, जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक आपको याद ही रखने हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, कभी कभी मिलान के रूप में भी आपको दे दिया जाता है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजत एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो कौन है? अल मसूदी है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ पे मिलता है? दिलवारा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है? राष्ट्रकूट मान्यखेत, यह मालखंड है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? सभी जानते हैं, कहाँ पे है? गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किस कहाँ पे? जावा और सुमात्रा से। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका है? बुंदेलखंड का, इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन। चंदेल वंश के शासक नन्नू के पौत्र जयसिंह या जेचा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया है। तो किसका है प्राचीन नाम? बुंदेलखंड का भी हमने देखा है। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था कौन सा था? सबसे महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल फर्स्ट के। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र, तो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्व मध्य काल दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य वंश को है? तो वो है पुलकेशियन सेकेंड को। याद रखिएगा, जो हमारा चालुक्य बादामी में, जो चालुक्य बादामी आप ऐसे समझ सकते हैं, चालुक्य बादामी है तो राजधानी किसने बनाया था? तो राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? पुलकेशियन फर्स्ट को। किस चालुक्य यानी संस्थापक आप ऐसे समझ सकते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो किसने रोका था? पुलकेशियन सेकेंड। आप कह सकते हैं कि जो पुलकेशियन सेकेंड है हर्षवर्धन के समकालीन के हैं, उस समय के हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल्ल। इन्होंने क्या किया? जो पुलकेशिन सेकंड है उनकी हत्या कर वातापी चालुक्य वातापी पर कब्जा कर लिया और अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? वातापी कोंडा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोर एवं पांड्य को हराया जिस कारण उसे 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो वो कौन से चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य इन तीनों को हराया? तो उसको क्या बोलते? उनको वो कौन से हैं? विक्रमादित्य फर्स्ट। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने ही कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा
राजा फर्स्ट ने कराया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा फर्स्ट ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन सेकंड ही था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी कौन सी थी? ये तंजौर थी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांडे साम्राज्य की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी राजधानी से क्वेश्चन बना हुआ है, पीछे की भी बात कर रही हूँ। पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। कैसे याद करेंगे? पांडे बहुत मधुर होते, जो पंडित होते हैं बहुत मधुर होते, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन है? दंती। जो राष्ट्रकूट है तो कूट देते हैं, तो दांत से फिर जब कूट गए तो दांत भी टूट जाते हैं, तो दंती दुर्ग। कुछ आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेंगे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने कराया था। पल्लवों के एकाश्म रत्न मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम है। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? दौर समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि दर्शाता है? वो पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? वो है देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो वो है शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो वो है राजा राजफश ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो है चोल की। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलव सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो है कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम ने। तो कौन से शासक थे? तो राष्ट्रकूट। अभी हमने पढ़ा था कि पहाड़ों को काटकर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। तो राष्ट्रकूटों में कौन से शासक थे? कृष्ण फर्स्ट थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पीछे में भी और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। किस कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वो है राष्ट्रकूट के है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव के समय हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र फर्स्ट के काल में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो है वो कौन है? कुलोत्तुंग फर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। वो कौन है चोल राजा? कुलोत्तुंग फर्स्ट है, जिसने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी, ये पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री की शादी भी की। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय है। महाभारत का भारत विवरणा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? तो वो है कौन है वो है पेरुंदे वनार। कौन है? पेरुंदे वनार ने। पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईस्वी और 800 ईस्वी की बात की जा रही है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति इसे त्रिमूर्ति नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में है। और एलिफेंटा गुफा का काटकर किसने निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों में करवाया था। किस शासक ने? कृष्ण प्रथम ने। तो याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए हैं? तो वह है वेंगी के चालुक्य। कौन है? वातापी के चालुक्य अलग है और वेंगी के चालुक्य अलग, याद रखिएगा। अब देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः हैं क्या है? चतुर्भुज हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो है कर्नाटक में मिले हैं हमें। दक्षिणी भारत का तत्कोलम का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का तत्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। आप याद कैसे रखेंगे तत्कोलम का युद्ध? जैसे युद्ध होता है तो किसी कूटा जाता है तो राष्ट्रकूट हो गए। तत्कोलम ताचा कुछ ऐसे रिलेट कीजिए, ताचा तो चोल हो गया।
एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? फिर से आगे राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली में मंदिरों को क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली में जो हमारे दक्षिण के मंदिर क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली बोलते हैं, ठीक है। तो मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम मतलब क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आप देख रहे हैं कि दक्षिण के जो मंदिर होते हैं बहुमंजिला भवन होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? गोपुरम है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो एलोरा में जो गुफाएं हैं तो उसमें शंकर जी की भी है, यानी कि वो हिंदुओं के हैं, और वो मैंने पढ़ा जब बौद्ध धर्म में तो बौद्ध है, उसमें जैन है, तीनों हैं। केवल इसमें संबंध है वो हिंदुओं, बौद्ध, जैन तीनों हैं। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इधर देख रहे हैं कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी कौन सी प्रतिमा? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो वो कृष्ण थर्ड ने है। कौन से है राष्ट्रकूट? तो वो कृष्ण थर्ड ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को है। तुलु वंश का संस्थापक कौन है? तुलु है। तो उसको तो जो ना वीर होता है तो उसको तौला जाता है, मतलब कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं आप। देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह है, याद रखिएगा। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे महाशक्तिशाली राजा बताया है? तो कौन सी कृति है? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का हीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। अयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण प्रशासन से। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। जो चांद बीबी है किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने की थी, याद रखिएगा। और चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह में। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देव राय के। अब देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट काल है, यही हमको पढ़ना है सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल का जो हमारा कभी कभी ये पूछ लेता है कब से कब तक है, तो 12 से 6 ईस्वी से 1526 तक, जब तक पानीपत का युद्ध नहीं होता, ठीक। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी कि मध्य एशिया में हमें क्या करना था? एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना था, इसलिए हमें क्या करना था? वहाँ धन प्राप्त करना था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी है? किताब उल हिंद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अल बरूनी की कौन सी है? किताब उल हिंद अल बरूनी की है। और ये किसके साथ आए हुए थे भारत? यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो महमूद गजनबी के साथ आए थे उस समय। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी, याद रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? वो इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मंदिर क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तराइन की पहली लड़ाई इंपॉर्टेंट है, 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किनके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यही अगर हम 1192 में हुई थी, इनके बीच में फिर हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध हुआ था। जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? पहला तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति के केंद्र बन गए? तो वो है लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के स्वतः जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया था? वो इब्न बतूता ने किया था। यानी इब्न बतूता ने क्या किया था कि ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता का साथ
जला मतलब अपने आप को जला लेने के भयानक दृश्य का चित्रण किया है, वही जो बोलते हैं सती प्रथा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको है? मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो वो है इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था प्रारंभ, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन जो पूरा किसने करवाया था? तो पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब की हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। यानी क्या कहते हैं? बहलोल लोदी क्या है कथन है? वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। तो यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो वो है महमूद गजनवी है। तो याद रखिएगा, जो अल बेरूनी है किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो वो है महमूद गजनवी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनना है। और इन्हीं की वो रचना थी, कौन सी थी? अल बेरूनी की किताब उल यही थी, ठीक है। क्या थी इनकी बुक? अल बेरूनी की किताब उल हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के। कई बार इंपॉर्टेंट है, पीछे में भी पूछा गया है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? अभी हमने बताया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन सन 1329 और 1330 के बीच किसने एक तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? इंपॉर्टेंट है, पीछे में पूछा गया। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक को है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? पीछे से पूछा गया है। और आरो की बात करें उसमें पूछा गया है, मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो वो कौन थी शासक? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का कौन प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने करवाया था? तो महमूद गजनवी। आगरा दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो है इब्न बतूता, मोरक्को का है, ठीक है। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन सा था? तो बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। किसने लिखा था? अल बर्नी ने लिखा था। किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है, याद रखिए महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अब आइए और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए वाहिंद का युद्ध जो 1008 और 9 के बीच लड़ा गया था, महमूद गजनबी एवं आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो स्थायी सेना किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया है? तो खिज्र खान सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो है सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम सेकेंड। तो जो सोलंकी शासक भीम सेकेंड है उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो जो मोहम्मद गोरी है वो किस वंश का था? संसमनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन ने शासक वो किया था वहां पे देवगिरी में आक्रमण, तो वहां का कौन शासक था? रामचंद्र देव। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है।
जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, कई बार पूछा गया है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। खिलजी ने आक्रमण किया था। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उर्स सिराज। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज है। अब आइए और देखते हैं हम लोग। अलाई दरवाजा, देखिए आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं अगर 2.5 दिन का झोपड़ा तो वो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में इन्हें किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी? रत्ती। यह रत्तिका संस्कृत में है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो वो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो वो है इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन है। वह कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है, याद रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात किसके द्वारा है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण बताया है? सितार। जो सितार है वो हिंदू मुस्लिम गान यादों का श्रेष्ठ मिश्रण है। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? हैं अमीर खुसरो। और ये भी पूछा गया है किसके कार्यकाल में आए थे, किसके मतलब शासन पे आए थे? अलाउद्दीन खिलजी में। और इनकी काव्य शैली सबक के हिंदी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तानी के जन्मदाता थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी तथा जीतल किन धातुओं के बने थे? देखिए, जो टंका था, टंका चांदी, ससगनी भी हमारी क्या है? चांदी। ये जो जीतल था वो तांबा के धातु के बने थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया है? तो अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसके विभाग में? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली और हिंदुस्तानी का भी किया था। खड़ी बोली की जनक मानते हैं इनको, ऐसे समझ सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो महमूद गजनबी ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ और चांदी के सिक्के जारी किए थे, कौन थे? महमूद गजनबी थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन सा बना? गाजी मलिक है। अब देखते हैं, देखिए, जवाबित थे, कौन थे जवाबित? थे राज्य कानून है। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो तुगलक में। 2.5 दिन का झोपड़ा, हाँ, झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने बात किया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां अपने आप को कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो वो है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश के अंतिम शासक कौन सा था? नसरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फवाजिल का अर्थ है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली
अधिशेष राशि क्या है? फवाजिल का क्या है? इक्ता द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ है कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसपे शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी किसकी? तोता ए हिंद की। कौन सी सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गैसुद्दीन तुगलक की है। नहर निर्माण नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। किसने भूमि मापने की पैमाइश गज सिकंदरी का प्रचलन कराया था? तो वो कौन है? सिकंदर लोधी ने है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो है मोहम्मद गोरी है। रजिया बेगम को सत्याचित करने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का हाथ है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत एवं फिरोजशाही लिखी है? तो वो क्या है? आत्मकथा फतूहत एवं फिरोजशाही किसकी है? फिरोज तुगलक की है। दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो फिरोज तुगलक ने है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया था? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिलनुजुत सिराज थे। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहुद्दीन है। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या थी? देवगिरी विजय का। अलाउद्दीन के शासक ने भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? कन्हैया ने। बरूनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन सा था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। ध्यान में रखिए। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? हमने देखा था इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेसर पर कर आक्रमण किया था तो 1014 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद समानता कैसा होता था? पैतृक होता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो वो होते थे अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शक्तावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किस समस्या के समाधान का निर्णय कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली था। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। आप ये देखिए इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हरिहर एवं बुक्का ने की है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो सबसे प्रभावशाली जो शासक था कृष्णदेव राय थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो रखे थे पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? अभी हमने देखा था वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा? मोहम्मद आदिल शाह। तो आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया? तो किसने किया है? तो वो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया है। लेकिन ये जो गोल गुम्बज है ये विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कृष्णदेव राय किसके समकालीन है? तो बाबर के हैं। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो वो कृष्णदेव राय थे। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की है उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए कौन सा था? कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया था ये मदुराई में, तमिलनाडु के मदुराई में। ठीक है।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा कहाँ से थे? ये भी अभी हमने देखा था। ये कहाँ के थे? विजयनगर के थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय सेकंड को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर सेकंड। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। अठवर्ण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग होता है। अब देखिए, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिवर एवं बुक्का का, यानी वही संस्थापक की बात की जा रही है। अभी हमने देखा चार मीनार स्थित कहाँ पे है हैदराबाद में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। कल्हड़ ये इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ की ने क्या लिखा है? राज तरंगड़ी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया है? जौन राज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये गंगा देवी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। या तो हसन गंगू बोलिए या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। डेट मतलब ईयर से है, तो ईयर भी याद रखिएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? जैनुल आबिदीन है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? तमिल में की है। कृष्णदेव राय का राज कवि था कौन था? पेदन्ना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो वो है कृष्णदेव राय का है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है? तो महमूद गवां ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवां को ही है। जब राजा ओडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेकेंट सेकंड थे। देखिए क्या है, जो हमारा दक्षिण भारत का है इतिहास, वो थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए परेशान न होइए, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोझ फील हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आजकल एग्जाम यहीं से ही बन रहे हैं। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? कौन है? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो कौन सा है? हजार रामा स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? हजार रामा स्वामी मंदिर है। अब देखते हैं हम लोग है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। जो महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने कराया था? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? वो हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक है में है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता है? सहगमन महाप्रयाण कहा जाता है। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो नायंकार की जो व्यवस्था थी वो विशिष्ट थी। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्मान की रचना किसने की थी? नेताली राम कृष्ण रे। तेलुगु भाषा में आमुक्त मल्याद पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, तो तेलुगु भाषा में आमुक्त मल्याद जो पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव राय ने लिखी थी। कृष्णदेव राय में लिखी थी, याद रखिएगा। आमुक्त मल्याद पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, 16वीं सदी में के धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे, याद रखिएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में। सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया है अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुजी के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बीजक किसकी के रचनाकार कौन है? कबीर। यानी बीजक की रचयिता कौन है? कबीर है, याद रखिएगा। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गौड़ी संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोज राज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या है? देखिए, दोनों के मिलते हैं। क्या कहते हैं दोनों? क्या कहते हैं? जो संसार है ये दुखपूर्ण है। ये क्या बोल रहे? ये संसार है दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने है। शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। ठीक है, यानी क्या कहते हैं? वो इस्लाम धर्म स्वीकार ना करे, इसलिए उनको रोके थे। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत वृंदावन में बिताया? तो कौन है? निम्बार्क आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। किस भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के ही शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1669 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नानक में हुआ था। सिख धर्म या सिख का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को ही माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? नदिया या नवद्वीप है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो हैं शंकर देव हैं। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी है? निर्गुण एवं सगुण है। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संत कौन? देखिए, जो कबीर थे वो निर्गुण वो थे, क्या संत थे? निर्गुण धारा के, निर्गुण परंपरा के वो संत थे। निर्गुण क्या होते हैं? कि मतलब वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो वो नानक भी थे। मलुकदास ने किसका विरोध किया था? तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एक नाथ ने पिला दिया था। क्या हुआ था? जो ईश्वर भगवान की पूजा करने के लिए गोदावरी नदी से जल लाया गया था, लेकिन जो एक गधा था बहुत ज़्यादा प्यासा था तो उसको पिला दिया गया था। किसने पिलाया था? एक नाथ ने पिलाया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अभी मैंने बताया शंकर जो होते हैं आप ऐसे अद्वैतवाद हैं, मतलब अद्वैतवाद। आप थोड़ा से ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, वही अगर हम बात करें रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो राम क्या होते? विशिष्ट हैं, तो राम विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानंद किस सिद्धांत पर जोर दिया था? एकेश्वरवाद पर जोर दिए थे। अब आइए हम लोग देखते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता है कि भक्ति की संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका मानना यह था कि जो भक्ति संगीत है ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग ही है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। मतलब वो कौन से सुल्तान से जो है मिलने को इनकार कर दिए थे? तो वो सिख कौन है? तो वो कौन है? वो सूफी संत कौन है? सिख की बात नहीं कर रही हूँ। वो सूफी संत कौन है? तो वो निजामुद्दीन औलिया ने। जो निजामुद्दीन औलिया ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर इंपॉर्टेंट है। भारत में किस सूफी सिलसिलों को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली है? चिश्ती को। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिलों को अपनाया था? कादरी को अपनाया था। अब आइए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का
मुख्य केंद्र बिहार था, तो वो कौन था? फिरदौसी था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? कश्मीर की है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पे रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाता है, यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरू था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। अब और देखते हैं हम लोग मिराज मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेसुद राज बंदन नवाज हैं। ठीक है। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती। तो इन्हीं के आशीर्वाद से शहजादा, यानी जिनको बोलते हैं जहांगीर, उन्हीं का जन्म हुआ था। चिराग ए देवली किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के काम काज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानकाह ही कहलाते थे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना, उसको फना शब्द प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं, देखिए ये अगर पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से आपको वो इससे संप्रदाय और उनके संस्थापक से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सूफी आंदोलन से। ठीक है। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शेख बदरुद्दीन है। सत्तारी के कौन है? शाह अब्दुल सत्तारी है। कादरी के कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। नक्शबेदी कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला है। मायादवी की कौन है? सॉरी, महादवी की कौन है? सैयद मोहम्मद महादवी है। रोशनिया कौन है? मियाँ बयाजिद अंसारी है। कलंदरी कौन है? नजमुद्दीन कलंदर है। मदारी के कौन है? शाह मदार है। ठीक है। तो ये थे हमारे उसके संप्रदाय और संस्थापक थे। अब आइए देखते हैं, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया हैं, वो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग मुगल काल, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही मोस्टली क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए मुगल काल का टाइम क्या है? 1526 से 1857 तक। ठीक, याद रखिएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप सब जानते हैं, कौन थे? बाबर थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आप सभी जानते हैं, लोधी वंश को। और कौन से लोधी थे, आप बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में ही है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फिर 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसमें बरार को अकबर को सौंपा, किस शासन से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसब्दी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने ही किया था। अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार थे? तानसेन अकबर के दरबार थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल की में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष किया है? यानी कि चित्रकारी की बात की जा रही है, तो जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन यानी डायरी में दिया है? तो वो है बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रजनामा में, याद रखिएगा, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मुहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड।
मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तर था? तो टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन में पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो फरगना का शासक था। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है? तो आगरा से दिल्ली कौन किया है? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो वो है बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वो है औरंगजेब है। ग्रांड ट्रैंक सड़क जोड़ती है किसको? कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो वो है पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा है? तो वो अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है? तो वो शेर शाह है। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया है? तो वो है शेर शाह। आपसे भी पूछा जाता है ईयर कि चौसा की लड़ाई कब हुआ है? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और अकबर के बीच, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं हार गए थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित सलेम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल लेकर वहीं पर एक बाग में दफनाया गया? तो कहाँ पे? तो ये बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर लगाया था? जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अमर गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया है? तो वो है पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 15 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव थी? तो खालसा पंथ की नींव कब रखी गई थी? 13 अप्रैल को। किसने रखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब रखा था? तो 1699 में। देखिए, इससे हमारे एक लाइन से 3-4 क्वेश्चंस बन गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो है शाह आलम सिकिन। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र फैला था? तो औरंगजेब का। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो वो है कौन है? वो हुमायूं है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं के बारे में लिखा था आपने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल दरबार को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को।
मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। कौन है? मुयाबीन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम है। कौन क्या है? दारुल इस्लाम है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन से था? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीले हैं। किसमें हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में। जो शेरशाह का जो मकबरा है उसमें हिंद और ईरानी दोनों को देखने का मिलता है इसमें। शेरशाह का बचपन में क्या नाम था? फरीद नाम था। शेरशाह को उसके पिता द्वारा हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन है? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे है गोलकुंडा और बीजापुर है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहाँ से? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया? राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? बीबी का मकबरा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो कौन से इतिहासकार ने कहा है? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध जो कब हुआ था? 1658 में। किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के दरबार में बच्चियों की सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा था? मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, जो कि भी इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार को। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जलालुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर ने। बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? वह है फैजी। निर्देशन पूछ रहा था, फैजी बताइएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान कहाँ का? अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किनके बीच? अकबर क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। शेरशाह ने 80 रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। देखो जो क्या है 80 रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, तो ये धातुओं से कौन कौन से बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, तो किसने जलाया था? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? आसिरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल का अभियान के समय मारे गए। अकबर के नवरत्न में से कौन थे? एक बीरबल थे। किस अभियान में किस समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय ये इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने किसे कभी राय या कभी राज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से राजा तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण प्रति थी? तो जहांगीर की थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने, कई बार पूछा भी गया है। इत्माद उद दौला का मकबरा
आगरा में किसने बनवाया था इंपॉर्टेंट है नूर जहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो है मेवाड़। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी, तो वो है शेरशाह सूरी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इंपॉर्टेंट है वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, लाहौर। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था, तो वो है अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारतीय आया था, तो पीटर मुंडी आया था। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था कब, 1582 में। आप ये सन याद रखिएगा, 1582 में अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पादशाह की उपाधि धारण की थी। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला है, घाघरा युद्ध में कुचला है। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई है, कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर ने युद्ध में किस पद्धति को अपनाया है, तो तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया हुआ है। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ है, हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी, राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने राखी उसको भेजी हुमायूं की सहायता के पाने के लिए। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है, इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं को सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित कराया है, तो रुपया है। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं, देवनागरी में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सराय का प्रबंध कौन करता था, सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी, 1561 में मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इंपॉर्टेंट है। 1561 में मालवा का शासक कौन सा था, बाज बहादुर था। ठीक है, बाज बहादुर था। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है, तख्ते हाउस नाम से जाना जाता है। तख्ते हाउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था, कोहिनूर था, वही कोहिनूर हीरा है। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया था, औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया गया है, बाबर ने तमगा कर समाप्त कर दिया है। मुबइयान नामक पद शैली का विकास किसने कराया है, बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा था, लेनपोल ने, जो कि अभी हमने पहले देखा है। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा है, कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वो दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा था, अब्बास खान ने। गुजरात विजय किस्मत में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था, 1663 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो वकील को, वकील नाम से जाना जाता था। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था, मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है, तो वो इलाहाबाद में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग मराठा राज्य देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग मराठा राज्य के बारे में। देखिए, जो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, तो वो कौन थे, शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको, प्रधानमंत्री को। चौथ क्या है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। चौथ क्या है, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर है, तो याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की है, तो वो है अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया है, तो कौन सा संधि है, पुरंदर की संधि है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, तो वो औरंगजेब की। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किसके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे, जीजाबाई से थे, जीजाबाई से थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी, शिवाजी के। दास बोध के रचनाकार हैं, कौन है, समर्थ रामदास हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला मराठा सरदार कौन सा था, पेशवा बाजीराव सेकंड था, इंपॉर्टेंट है। सरमजानी प्रथा किससे संबंधित थी, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन से नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था, तो कौन था, वो कौन से नायक था, तो वो था अफजल खां था। तो अफजल खां था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैदों से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी,
जी बाजीराव सिंधिया ने, यानी जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता है वह था कौन था? सुमंत था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था किसको? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के नेतृत्व में था। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा जो कि 1817 से और 1818 के दौरान हुई थी। सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? कानपुर की संधि थी। किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो वे थे कौन थे? माधव राय नारायण थे। द्वितीय आंग्ल मराठा एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में के समय मराठी पेशवा कौन से थे? बाजीराव सेकंड थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फड़नवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया है? तो सदाशिव राव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन के द्वीप को छीना है? तो बाजीराव फर्स्ट ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन सी थी? ताराबाई थी। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये कोलाबा में स्थापित था। ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुक्शा ए दिलखुशा से मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया है? पन्हाला। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया है? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? काम विस्तार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन सा था? पागा। मलावी कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी या लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती सेना का प्रबंध अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के द्वारा। अब देखिए मिसलेनियस पॉइंट देखते हैं इसी का। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, जैनक थे। नागर, द्रविड़ और बेशर भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैली हैं। तो नागर हमने देखा था नॉर्थ के मंदिरों के, द्रविड़ जो है शैली ये है जो दक्षिण के मंदिर में है, ठीक है। और बेसर क्या हो गए? जो हमारे मध्य में है। तो दोनों का मिला जुला हुआ रूप। बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह ने। हवा मार्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। कौन सा कथन 8वीं सदी के अंत में संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, ये सही नहीं है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई है? तो जयसिंह सेकंड ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वो है भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बीड़ा है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्य काल के दौरान हुए हैं? तो वो है ओंकार वाट का मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की है? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अब आइए और देखते हैं। हम देखिए कुछ हमारे क्या है स्मारक है उसका निर्माता है। आप देख रहे हैं अलाई दरवाजा, आज से अलाई दरवाजा, आज से अलाउद्दीन, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? जब गुजरात विजय कर ली थी। फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा बनवाया था। औरंगजेब ने भी मोती मस्जिद बनवाया था कहाँ पे? दिल्ली में। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहले भारतीय शासक कौन से थे? हैदराबाद के निजाम थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की है? श्रीरंगपट्टनम की संधि की है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो है गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जूनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव द्वारा। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी किसके बीच हुई थी? ये नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति
एक के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में थे? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटकों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी इस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो किस गवर्नर ने? लॉर्ड एलन बरो ने। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन से थे? विलियम बेंटिंक। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है कब? 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। दैत्य शासन नीति को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग को प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ध्यान में रखिएगा। अब आइए और देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था अवध था। आदि ग्रंथ किससे संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो लॉर्ड मैकाले से। कब है? 1835 में। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन से थे? रणजीत सिंह थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया है? तो हैदर अली ने। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजद्दौ इनको प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने वाली तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां या बुरहान उल मुल्क था। किसने मीर कासिम तथा सुजद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम सेकंड थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन से थे? अजुजुद्दीन आलमगीर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग थे। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, जो किसके द्वारा दिया गया था? मुगल सम्राट फर्रुखसियार के द्वारा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि जो 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्वीवन किया था मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किया था? तो राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनेवा के युद्ध में हराया था कौन से थे? सर आयरकूट थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था कौन सा था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों पर पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह ने। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में के समय दिल्ली का शासन कौन था? शाह आलम सेकंड थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो हमने देखा था 1799। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो वो है प्लासी का युद्ध है। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वो है लॉर्ड डलहौजी, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में। भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो है टीपू सुल्तान थे। भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी किसने? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? जमींदार था। भारत में पहला सूती
वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बम्बई में इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कसों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था में। और देखिए किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो बिहार के लिए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना। अब देखते हैं और देखते हैं हम लोग। नील कस्बों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौहा बागान लगाने गए थे किसने? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलते वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक कि अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय एवं यूरोपीय लोगों को बराबरों पर रोकना था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट की तरह। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई है कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या है? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उनके घोषणा पत्र को जो आया था 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया है जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक कॉटन मिल स्थापित हुई थी रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में, लेकिन अब इस समय झारखंड में है। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली है? तो 1833 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा की गई? धन के निकास को। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया है? तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। गुरु नानक विवाह किसके साथ हुआ था? सुलखनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली थी? मियां मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया है। देखिए कुछ हमारे MCQ। आदि गुरु अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह है गुरु अर्जुन देव ने। खालसा के संस्थापक गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।